हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अपन पहले वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपने शायद पहले वाली क्लास देख ली होगी। अगर आपको उस क्लास में कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या? तुल्य अनुपात का नियम। उस क्लास में अपन ने 3 नियम पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था? लोविसिय नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। सेकेंड अपन ने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। वो किसने दिया था? प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। और थर्ड अपन ने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम, जिसको किसने बताया था? डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये तीनों नियम अपन पढ़ चुके हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। और जो अब अपना जो चौथा नियम आता है वो आता है तुल्य अनुपात का नियम। देखो, तुल्य अनुपात का नियम क्या कहता है? इसको सबसे पहले किसने दिया? अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए किसने दिया। रिचटर नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या? रिचटर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम के बारे में सर्वप्रथम बताया। अब उन्होंने क्या बताया इस नियम के बारे में, वो देखना। देखो, रिचटर नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर, सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई दो तत्व है, या अपन बोल सकते हैं अगर कोई दो भिन्न तत्व है। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई दो भिन्न तत्व है, या दो तत्व भी लिख सकते हो, ऐसे सीधा लिख दो, अगर कोई दो तत्व है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको समझेंगे पहले अपन। अगर कोई दो तत्व है किसी तीसरे भिन्न तत्व से क्रिया करते हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई दो तत्व है तीसरे भिन्न तत्व से क्रिया कर दो यौगिक का निर्माण करते हैं ना। किसका निर्माण? यौगिक का निर्माण। सुनना इस बात को वापस ध्यान से। देखो, इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर कोई दो तत्व अपने पास, और वो तत्व है अगर किसी तीसरे के साथ क्रिया करके और कोई यौगिक बना ले दो, तब क्या होगा कि उस यौगिक में उपस्थित, देखो, यौगिक में उपस्थित भिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात रहता है, या सरल अनुपात में रहते हैं। देखो, वापस बताता हूं इस नियम को, क्या कि सबसे पहले इस नियम को रिचटर नाम के वैज्ञानिक ने बताया, और उन्होंने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार अगर कोई दो तत्व है, वो दो तत्व है किसी तीसरे भिन्न तत्व से क्रिया कर अगर कोई यौगिक बनाते हैं, और उस यौगिक में, क्या बोल रहा हूं, उस यौगिक में जो भिन्न तत्व मिला है, उस भिन्न तत्व क्या क्या होगा? द्रव्यमान होगा, वो सरल अनुपात में होगा। कैसे होगा सर? ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो इसको देखो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर अपन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये एग्जांपल क्या है बच्चों, तो देखना। अगर सल्फर और ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूं, सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर इसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। देखो, सल्फर और ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूं कि दो तत्व आपस में मिलकर इस तीसरे तत्व के साथ क्रिया कर अगर दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब सर, ये दो से अधिक यौगिक का निर्माण कैसे? देखो, अगर ये सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करें? SO2 का करेंगे। और अगर ये हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2S का। किसका करेंगे? H2S का। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2O का। आई क्या बात समझ में? कैसे किया? देखो, वापस समझना, इस लाइन से समझना। दो तत्व तीसरे तत्व के साथ क्रिया कर दो से अधिक या दो यौगिक का निर्माण कर रहा है, 1 2 3, दो या दो से अधिक का निर्माण कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो अलग तत्व का या निर्माण हुआ है ना, जो अलग यौगिक का निर्माण हुआ है, उस यौगिक में जो भिन्न तत्व उपस्थित हैं, उन भिन्न तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। वो कैसे निकालेंगे सर अपन सरल अनुपात? तो देखो प्यारे बच्चों, अपन बात करें H2O व, या बात करते हैं अपन H2S व
H2O में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात, H2S व H2O में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात कैसे निकालेंगे अपन? तो ये अनुपात निकालने के लिए किसका अनुपात? इन द्रव्यमानों का अनुपात। तो ये नियम कहता है ना कि कोई भी जो दो तत्व है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई दो तत्व है या दो भिन्न तत्व है, तीसरे तत्व से क्रिया करके दो यौगिकों का निर्माण करते हैं या दो भिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उन यौगिकों में उपस्थित भिन्न तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। अब ये अनुपात सरल होना चाहिए, कैसे होगा? देखो H2S है, इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? एक, तो दो का कितना? दो। और सल्फर होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। तो किस अनुपात में हो गए? 2:32। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन मतलब SO2 आ गया, और अपने को पता है सल्फर होता है, सल्फर उसका द्रव्यमान कितना है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का, देखो आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? आपको क्या करना है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है, लगभग आपके 95% केस में ऐसा ही होता है। और अपन ये पढ़ेंगे कि इनका परमाणु भार, अणु भार कैसे निकालते हैं, तो तब आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा कि ये परमाणु भार कैसे लिखा अपन ने, है ना। तो उस अभी आपको क्या याद रखना है कि लगभग इसके दुगुना हो जाता है। आपको बस इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। 95% में ये काम हो जाता है। कुछ अलग होंगे, उनको अपन अलग से लिखेंगे कि उनका चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है वो अपन सारा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो उसका द्रव्यमान कितना? 16 है। और 16 होता है कितने का? एक ऑक्सीजन का। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, तो कितना कर दोगे? 32 कर दिया सर। यहाँ पे आते हैं H2O में। H2O में आएंगे तो हाइड्रोजन कितने? 2, एक का एक तो 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना? 16। ठीक है। अब बेटा अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है H2S व H2O में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात। अब देखो H2S की तरफ चलते हैं पहले अपन। ये रहा H2S, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, तो कितना लिख दिया? अनुपात लिखूंगा तो कितना? 32 अनुपात। H2O में ऑक्सीजन का लेना अपने को कितना? 16। कितना आ गया? 2:1। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ऐसा कौन सा यौगिक बना जिसमें सल्फर भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है? SO2 बना। और SO2 बना तो अपन लिखेंगे SO2 में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात। और ये अनुपात कितना होगा बच्चों? ये होगा 32:32, यानी 1:1। आया समझ? अब जो तुल्य अनुपात का नियम है ना, तुल्य अनुपात के नियमानुसार क्या कहता है ये तुल्य अनुपात का नियम? देखो ये यही तो कहता है द्रव्यमान होगा, उसका अनुपात होगा वो सरल होगा। अब ये सरल अनुपात कैसे होगा कि 2:1/1:1। कितना आ गया? 2:1। तो ये कितना अनुपात हुआ? एक सरल अनुपात हुआ। किस अनुपात में? 2:1 के रूप में पाया जाएगा। तो ये समझ में आया? देखो सबसे सिंपल सा बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले रिचटर ने दिया, इस नियम के अनुसार अगर कोई दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व से क्रिया करके दो यौगिक या दो भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक में उपस्थित भिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात में रहता है। किसमें रहता है? सरल अनुपात में रहता है। तो अपन ने एक फॉर्मूला मतलब कि एक क्वेश्चन किया है, एक एग्जाम्पल किया है, जिसको अपन एक तुल्य अनुपात के नियम से समझा सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, तीसरे तत्व के साथ क्रिया करके 3 यौगिकों का निर्माण किया। इनमें 2 में देखा कि सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला, फिर इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला, दोनों को अपन ने सरल अनुपात के रूप में लिख दिया। ये था अपना पहला नियम। कौन सा? तुल्य अनुपात का नियम। अब जो सेकंड आता है वो आता है गेलुसेक का नियम। क्या आता है? गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। अब ये गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है? बहुत इजी है।
एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या है नियम, देखते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा हूं। गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब देखो ये नियम क्या होता है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। देखो खोज किसने की सर, नियम्स के नाम से पता है, गेलुसेक नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने इसकी खोज की। अब सर इस नियम में होता क्या है, तो इस नियम में एक कंडीशन लगती है बच्चों, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन STP, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मानक ताप व दाब, मानक ताप दाब स्थिति, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब। तो सुनना, गेलुसेक ने क्या बताया, गेलुसेक ने यह बताया कि मानक ताप तथा दाब पर अगर कोई दो गैस के अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं, दो गैस के अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं और उनसे बनने वाला उत्पाद भी अगर गैसीय है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर सुनो, पहले ये सुनने से पहले एक बात बताओ। देखो आप, क्रियाकारक उत्पाद का पता है, कल अपन ने चर्चा की थी। तो क्रियाकारक क्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। क्या बोल रहा हूं अब सुनना ध्यान से। अगर दो गैस के अणु, जैसे दो गैस के अणु, मान लो ये एक मार्कर है मेरा और एक मेरी अंगुली है, ये दोनों क्या है, गैस है। सपोज करो ये क्या है, दोनों गैस, और ये दोनों आपस में क्रिया कर कर, आपस में क्या कर कर, क्रिया कर कर उत्पाद बना देती हैं। जैसे इन्होंने ये उत्पाद बना दिया दूसरा मार्कर, ठीक है, क्या बना देती है, उत्पाद बना देती है। और मानो जो उत्पाद बनाया है अगर वह भी अगर गैसीय होता है तो ये क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों सरल अनुपात में रहते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात ध्यान से। गैस, अगर दो गैसें आपस में क्रिया कर कर उत्पाद बनाती है और अगर वह उत्पाद भी अगर गैसीय होता है तो जो क्रियाकारक तथा उत्पाद होते हैं वो सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, यानी सरल अनुपात में रहते हैं। सर इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। देखो N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ये अमोनिया गैस होती है। तो सुनो मेरी बात, नियम को कैसे लागू करोगे, सुनना ध्यान देना बच्चों। जब दो गैसें, क्या बोल रहा हूं, जब दो गैसें, एक गैस दूसरी गैस, जब दो गैसें आपस में क्रिया कर कर उत्पाद का निर्माण करती हैं और बनने वाला उत्पाद भी अगर गैसीय है तो यह एक सरल अनुपात में रहती हैं। और वो सरल अनुपात क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना है, 1 अनुपात, हाइड्रोजन का कितना, 3 है, और अमोनिया का कितना है, 2 है। तो कितना अनुपात हुआ, 1 अनुपात 3 अनुपात 2। और अब आपको कैसे समझोगे इस बात को कि आपको जब भी अमोनिया का निर्माण करना है ना, आप जब भी अमोनिया का निर्माण करोगे ना, तो अमोनिया का निर्माण करने के लिए आपको नाइट्रोजन का 1 मोल लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 3 मोल लेने पड़ेंगे, तभी जाके अमोनिया के 2 मोल का निर्माण होगा। मतलब तभी जाके अपने को अमोनिया प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि आपने तो हाइड्रोजन कितने ले लिए, मतलब एक हाइड्रोजन के लिए कम से कम ये मात्रा होनी चाहिए अमोनिया का निर्माण करने के लिए। अमोनिया का निर्माण तभी होगा, कंडीशन है ये क्या, कि मानक ताप तथा दाब पर अगर कोई दो गैसें आपस में क्रिया कर रही हैं और उत्पाद भी अगर कोई गैस बन जाती है तो वो एक सरल अनुपात में रहेंगी, वो एक सरल अनुपात में क्रिया करेंगी, यानी एक सरल अनुपात में प्रदर्शित करती हैं अपने आप को। तो ये नियम आया समझ में, ये था गेलुसेक का इजी सा नियम। अब जो नियम आता है ना बच्चों, वो आता है कि डाल्टन का एक परमाणुवाद सिद्धांत आता है। क्या आता है, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत।
इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा काम आएगी आपको, और इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है आपको। क्या है वो नियम? देखो, नियम है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। अब सुनना इस बात को ध्यान से, क्या बोलता है डाल्टन? तो देखो, कहते हैं कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, लेकिन एक बात सुनो, अपने एक महर्षि थे, अपने एक आचार्य थे जिसका नाम था महर्षि कणाद। क्या था? महर्षि कणाद नाम के एक आचार्य थे हजारों लाखों साल पहले, और उस आचार्य का नाम क्या था? कणाद नाम के एक महर्षि थे। किस नाम के? कणाद नाम के। और इन कणाद नाम के महर्षि ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले बता दिया था परमाणु के बारे में, और उन्होंने उस परमाणु को क्या नाम दिया था? समपरमाणु नाम दिया था। किसका क्या नाम दिया था? समपरमाणु नाम दिया था। लेकिन क्या हुआ बाद में, मतलब अभी इनको डाल्टन ने देखा, और डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में? डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, तभी इसको बोला जाता है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। मतलब डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो जो बातें बताई ना, और उन्हीं बातों को मिलाकर क्या बोला जाता है? डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। लेकिन क्या हुआ, इस डाल्टन के सिद्धांत में बहुत सी कमियां पाई गई, तो इन कमियों का खंडन भी किया गया, इसकी कमियां भी निकाली गई। और आपको पता है, कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसकी कमियां, अच्छाइयाँ कोई नहीं बताता, कमियां उसमें लाखों निकालने के लिए बैठ जाते हैं। तो क्या होता है ये डाल्टन का सिद्धांत? क्या है परमाणुवाद? क्या बताया डाल्टन ने? वो अपन जानते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डाल्टन ने ये बताया कि कोई भी अपने पास पदार्थ ना, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना, वो परमाणु होता है। क्या? कोई भी परमाणु है, कोई भी अपने पास तत्व है, कोई भी अपने पास पदार्थ है, क्या कोई भी पदार्थ हो अपने पास या कोई भी तत्व हो, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटा कण कौन होता है? ये परमाणु होता है। ये बात सही थी। अब इन्होंने कुछ पॉइंट दिए अपने परमाणुवाद सिद्धांत में। इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए, ध्यान से सुनना। परमाणु होता है ना, वो एक अविभाजित, क्या अविभाजित कण होता है, जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या बताया था कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया कि यह एक अविभाजित कण होता है, जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते। सेकंड क्या बताया इन्होंने, सुनना ध्यान से, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि एक तत्व में, क्या बोल रहा हूं, एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणु का जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। क्या बोल रहा हूं, एक तत्व में सभी परमाणु के गुण समान होते हैं। लेकिन क्या करें, ये बात जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी, तो इसको नकारा भी गया कई जगह। समझेंगे कैसे नकारा गया, क्यों नकारा गया। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि परमाणु एक अविभाजित कण होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु गुण, यानी सभी परमाणु के गुण समान होते हैं, सभी परमाणु के गुण समान होते हैं। सेकंड जो अगला पॉइंट इन्होंने बताया, वो क्या बताया कि अलग अलग तत्वों में, क्या बोले, अलग अलग तत्वों में परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं। समझ आओगे क्या बोला? देखो समझना इस बात को, मैं बताता हूं, समझना क्या बोला। एक देखो इस पॉइंट को समझना पहले, एक तत्व में सभी परमाणु के गुण समान होते हैं। जैसे ये बोरड है, क्या है, बोरड है। अब इन्होंने क्या समझा कि ये पूरा बोरड है, एक प्रकार का एक तत्व है, एक ही प्रकार का पदार्थ है। इस पदार्थ में इन्होंने एक इतना सा एक टुकड़ा निकाला, यहां से निकाल दिया, चलो इतना सा टुकड़ा, और इन्होंने इस टुकड़े को देख कर बोला कि इस टुकड़े के अंदर जो गुण है ना, वो इस बोरड के इस कोने में भी, इस कोने में भी, इस कोने में भी, इस कोने में भी, सारी जगह ये गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। लेकिन दूसरा फिर क्या बोला इन्होंने
कि अलग अलग तत्वों में परमाणु के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, इन दोनों के गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अरे दो चीजें समान तो हो नहीं सकती, तो इन्होंने क्या बोला कि दो अलग अलग गुण तत्वों के परमाणु के गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, सुनना ध्यान से, कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु वह बहुत छोटा होता है। परमाणु क्या होता है? बहुत ही छोटा, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाशीलता में भाग लेता है। आई बात समझ? हो गया ये पॉइंट भी समझ में? क्यों? क्योंकि ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से। क्या क्या सर? तो देखो, ये पॉइंट अगर समझ में आ गए तो वो इजीली आपको समझ में आ जाना है। क्या होगा कि कोई भी अपने पास परमाणु है ना, कोई भी अपने पास परमाणु, और उस परमाणु को, इसे डाल्टन ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु को अपन रासायनिक प्रक्रम द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या बोला? सुनना इस बात को। देखो डाल्टन ने क्या बोला कि एक तत्व के परमाणु को, क्या? एक तत्व के परमाणु को रासायनिक प्रक्रम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या बोला इन्होंने कि एक तत्व है ना, एक तत्व है, उसके परमाणु को रासायनिक प्रक्रम द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस बात को कैसे समझोगे? जैसे इस मार्कर के पास कोई परमाणु है, इस मार्कर के पास कोई परमाणु है और इस बोर्ड के पास कोई परमाणु है, तो इन दोनों के परमाणु को कोई भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये किन्होंने बताया? ये अपने डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है, अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या बताया था? सुनना। क्या? कि परमाणु होता है ना, परमाणु, ये परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। ये 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट में किसी को भी दिक्कत है क्या? क्या? पहला पॉइंट, ये अविभाजित कण होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता में ये जो परमाणु होता है वो भाग लेता है, क्योंकि ये सबसे छोटा या सूक्ष्मतम भाग होता है। एक तत्व के परमाणु को रासायनिक प्रक्रम द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बात एक भी इन्होंने बताई। और फिर इन्होंने क्या बताया? परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। ये बात तो इन्होंने बता दी, और इसी को अपन बोलते हैं डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। लेकिन क्या हुआ? ये सब सुनने के बाद 3 वैज्ञानिक थे, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। और इनको परेशान करने का मतलब क्या है? यहाँ पे उनकी कमियां निकालनी शुरू कर दी, और कमियां निकालनी शुरू की, और उन्होंने क्या क्या बताया था और वो वैज्ञानिक कौन थे वो जानते हैं। तो सुनना मेरी बात। ये 6 पॉइंट तो आपको पहले याद होने चाहिए। अब ये गलत साबित हुए, ये 6 पॉइंट इन्होंने गलत साबित किए, और 6 पॉइंट गलत साबित क्यों किए, किस बेस पे किए, वो जानते हैं अपन। ठीक है, तो सुनना, ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट बातें तो अब आएंगी आपकी। क्या है? देखो, आपको कभी कभार सीधा सीधा पूछेगा कि परमाणुवाद सिद्धांत बताओ डाल्टन का और उसकी कमियां लिखो। क्या? डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत था, उसकी कमियां बताइए। तो देखो, 3 वैज्ञानिक थे अपने। कौन कौन से? जे थॉमसन, रदरफोर्ड
और एक थे अपने गोल्डस्टीन। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन तीन वैज्ञानिकों ने इस डाल्टन के परमाणुवादी सिद्धांत में कमियां निकाली, और वो कमियां क्या निकाली वो सुनना। देखो इन्होंने क्या बोला था कि ये एक अविभाजित कण होता है परमाणु, लेकिन इन्होंने बोला ठीक है, मान लिया आपकी बात की अविभाजित कण होता है, लेकिन क्या इस अविभाजित कण के अंदर कुछ मौलिक कण भी तो उपस्थित होते हैं। और इन्होंने बोला कि इन मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है, प्रोटॉन भी उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है, वह अन्य कोई कण भी उपस्थित होता है मौलिक कणों के रूप में। तो पहली गलती तो इन्होंने ये निकाली डाल्टन के नियम में, क्या कि इनमें मौलिक कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अन्य कण भी पाए जाते हैं। ठीक है सर। फिर दूसरी कमी इन्होंने क्या निकाली? दूसरी कमी यह निकाली, इन्होंने बोला कि वो डाल्टन ने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट याद है क्या? देखो मैं बताता हूं। डाल्टन ने यह बोला था एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। मतलब एक तत्व में आप एक परमाणु उठा लो, उसके आधार पर बता दोगे कि उसके गुण वो है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, कह रहे क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, अरे जब मैं आपको समस्थानिक ला दूंगा तब क्या होगा, अरे समस्थानिक ला दूंगा क्या होगा। तो समस्थानिकों में ये डाल्टन साहब का नियम फेल हो जाता है। क्यों? सुनना, इन्होंने क्या बोला कि आपने बोला, डाल्टन साहब को पूछते हैं कि आपने ये बात बोली कि एक ही तत्व के सभी गुण परमाणु गुण समान होते हैं, लेकिन जब अपन समस्थानिक की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 होता है, तो इनमें तो गड़बड़ हो गई सर, इसके गुण अलग इसके गुण अलग है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और उन तीनों समस्थानिकों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तत्व एक ही है लेकिन गुण क्या है, अलग अलग। तो हो गया इनका जो परमाणुवाद था उसका विरोध, तो इनका जो नियम था वो गलत हुआ। इस पॉइंट में भी गलत हो गया। उन्होंने बोला था एक ही तत्व के सभी गुण समान होते हैं परमाणु के, लेकिन यहाँ पे तो जब समस्थानिक आ जाता है तो अलग हो जाता है। थर्ड इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था अलग अलग तत्वों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जे थॉमसन साहब, रदरफोर्ड साहब और गोल्डस्टीन साहब ने क्या बोला, अरे नहीं डाल्टन साहब ऐसा नहीं होता है, आप एक बार समभारिक तो लेकर देखते, और जब समभारिक लेकर देखते हैं तो आप देखोगे कि आर्गन और कैल्शियम के कुछ गुण ना समान होते हैं, क्योंकि इन दोनों के समस्थानिक क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनके मतलब इनको जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है दोनों की, और दोनों की द्रव्यमान संख्या समान होने की वजह से इनके गुणों में कुछ समानता पाई गई है। तो आपकी ये बात तो गलत हो गई सर, इनके गुण समान होने की वजह से आपका नियम तो गलत हो गया, आपने तो अलग अलग के अलग अलग गुण बता दिए, लेकिन यहाँ पे तो आपकी बात गलत हो गई। तो इन्होंने अपनी बात कबूल की। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि कोई भी परमाणु है, किसी भी तत्व के परमाणु को रासायनिक प्रक्रम द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये बात तो बोल दी, लेकिन इन्होंने इसको भी गलत साबित कर दिया। अरे नहीं सर, आप ना एक बार नाभिकीय अभिक्रिया करवाओ। क्या नाभिकीय अभिक्रिया करवाओ? आप नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ पढ़ोगे? आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं काम आएंगी। तो क्या नाभिकीय अभिक्रिया करवाओ, तब आपका ये गलत हो जाएगा। कैसे कि आप ना सर बेरिलियम का समस्थानिक लो, और बेरिलियम का समस्थानिक लोगे 4 और 9, ठीक है, और आप सर इस बेरिलियम के समस्थानिक की अभिक्रिया हीलियम के समस्थानिक के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो? हीलियम के समस्थानिक के साथ करा दो। एक नाभिकीय अभिक्रिया करवा दो सर, नाभिकीय अभिक्रिया करवाओगे ना सर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया तत्व मिल जाता है। तो वो क्या मिल जाएगा, 4 और 2 6, 6 के ऊपर कौन आता है सर, कार्बन आता है, और कार्बन का समस्थानिक होता है 12, ये टोटल होते हैं 13। तो ये निकल जाएगा सर एक प्रोटॉन के रूप में। किसके रूप में? प्रोटॉन के रूप में, सॉरी न्यूट्रॉन के रूप में। ये किसके रूप में निकल जाएगा? न्यूट्रॉन के रूप में निकल जाएगा। प्रोटॉन नहीं बेटा जी, न्यूट्रॉन के रूप में निकल जाता है। तो ये बात आई समझ में? ये भी इन्होंने गलत साबित कर दी। डाल्टन के नियम को गलत साबित करने के लिए क्या क्या पॉइंट दिए इन्होंने?
कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अन्य कण भी इसके मौलिक कण होते हैं। समस्थानिकों में सर आपका नियम लागू नहीं होता। अरे समभारिकों में भी आपका नियम लागू नहीं होता। अरे सर हम तो ना रासायनिक प्रक्रम द्वारा इसको चेंज भी कर सकते हैं और आपने तो चेंज भी नहीं करने दिया। हम तो कर सकते हैं सर, बेरिलियम के समस्थानिक की क्रिया हीलियम के समस्थानिक के साथ कराएंगे तो एक नया तत्व बन जाता अपने पास, कार्बन का एक समस्थानिक और एक न्यूट्रॉन के रूप में निकल जाता है। सर ठीक है, बात सही है सर आपकी। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात बोली कि एक बंधन ऊर्जा और बताई। इन्होंने क्या बताई, एक बंधन ऊर्जा के बारे में और बात बताई। अब सर ये बंधन ऊर्जा क्या होती है कि देखना, जब कोई भी, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब कोई एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में क्या होता है, नए बॉन्ड तो बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। या आप इसको भी बोल सकते हो कि पुराने बंध तो टूटेंगे और नए बंध आकर आपस में जुड़ेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है, एक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। मतलब द्रव्यमान की जो क्षति हो रही है इनके, और द्रव्यमान की क्षति के कारण क्या करती है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है। उसी ऊर्जा को इन्होंने क्या बोला, बंधन ऊर्जा बोला। तो अपन ने 3 नियम पढ़े हैं। 3 नियम में अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। और अगर ये नियम अगर तीनों समझ में आ गए, आज वाले कल वाले टोटल हो गए 6 नियम, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना और अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछना, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।